नमस्कार। मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। दिल्ली विधानसभा के चुनाव का नतीजा आ गया है सामने। अब तक के रुझान के हिसाब से वहाँ 27 साल का भाजपा का सत्ता से वनवास समाप्त हो रहा है। भाजपा की सरकार बनने जा रही है और आपकी सरकार का पतन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो चौथी बार सीएम बनना चाहते थे, उनको धक्का लगा। सारे आपके दिग्गज नेता अधिसंख्य चुनाव हार चुके हैं। जो मतदान का रुझान है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब दिल्ली में सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जो भाजपा विरोधी नेताओं के प्रमुख चेहरा थे, और ख़ास करके जब केंद्र सरकार इसी दिल्ली की राजधानी में ही रहती है तो दिल्ली में भाजपा का शासन नहीं था। नरेंद्र मोदी जब आए 2014 में पावर में पहली बार दिल्ली में जब पीएम बने तो उस समय 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। 5 राज्य में बीजेपी या 2 राज्य में सहयोगी की सरकार थी। बाद के दिन में खासकर 18 में तो परवान वो चढ़ा कि 21 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार हो गई, और आज 16 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी की सरकार है। अब दिल्ली में भी सत्ता मिल गई है। दिल्ली में भाजपा का सत्ता से वनवास समाप्त हो रहा है। और कोई 27 साल के बाद का वनवास समाप्त हुआ है, तो एक बड़ी जीत है इसको। दिल्ली में भाजपा की सरकार न होना एक बड़ी कसक थी। लोकसभा के चुनाव में तो लगभग 54-55% वोट के सहारे सभी सीट जीत लिया करती थी। अभी पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ, कांग्रेस आप मिलकर लड़ी थी, तब भी सभी सीट पर जीत हुई थी। लेकिन और 32-33% वोट बीजेपी को दिल्ली में मिला ही करता था, मतलब उसका उतना आधार वोट जिसको कहें था ही। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के काम और उनकी साख पर इस चुनाव हुआ। अब आम आदमी पार्टी नाम जैसा था। अरविंद केजरीवाल जब पावर में आए थे, आपको याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए नेता थे, तो थे कि भाई हमारी सरकार आम आदमी की सरकार होगी। वो खुद भी आम आदमी की तरह रहेंगे, जैसे राजनेता मुख्यमंत्री और लोग बड़ी गाड़ी पर चढ़ते हैं नहीं रहेंगे, साधारण बंगला में रहेंगे। सब उल्टा दिखा। जो कुछ उन्होंने कहा ठीक उसका उल्टा दिखा। राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन था। अरविंद केजरीवाल और उनके कई मंत्री, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, सत्येंद्र जैन सहित कई लोग को जेल जानी पड़ी। शराब घोटाला से सहित कई घोटाले हुए, मतलब भ्रष्टाचार में भी चेहरा बदरंग हो गया आपका। और आपको याद होगा जब जेल गए तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी कहा कि हम जेल से ही राज चलाएंगे। ये भी एक अनोखी बात हुई थी। आज़ाद भारत में कभी किसी मुख्यमंत्री पर कोई जेल जाए और जेल से राज करने की बात करे, ये भी अरविंद केजरीवाल ने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी तो कुछ इस तरह से बांध दिया कि बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लायक उनकी स्थिति नहीं रह गई, तो इस्तीफा देना पड़ा। अब तीसरी भी को बनाया मुख्यमंत्री। अभी चुनाव में वो भी पिछड़ रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी अभी तक जो सूचना है वो बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है नई दिल्ली सीट पर। भाजपा के प्रवेश वर्मा से सीधा ही मुकाबला है। कांग्रेस प्रत्याशी जो शीला दीक्षित को हराकर बने थे अरविंद केजरीवाल, तो उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित। अभी तक जो खबर थी उनको तो सैकड़ा में वोट आया, 1000 भी नहीं आया है। और अभी क्लोज कंटेस्ट है, उसमें कोई 300-400 वोट के आगे पीछे की बात है। लेकिन 8 राउंड की गिनती तक अरविंद केजरीवाल पिछड़ ही रहे हैं। लेकिन अब टोटलिटी में आप कहेंगे तो 70 सीटों के चुनाव में जो मतगणना के रुझान आए हैं, वहाँ सरकार बननी तय हो गई है। और वहाँ मुद्दा तो जो था, आप जानते हैं कि वो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़े गए, और वो था वहाँ पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, ये सब मुद्दे तो थे ही। और फिर अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार का मामला, अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो ये कहा भी था
कि भाई हम जनादेश देंगे और हम तो ईमानदार हैं, अब भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा ने जेल भेजवा दिया, हम जब आ गए हैं तो अब हम तभी मुख्यमंत्री बनेंगे जब फिर जनता हमको हमारे पक्ष में जनादेश देगी। तो जनादेश तो आपके पक्ष में मिला नहीं। तो ये है स्थिति कि ये बिल्कुल खास करके विरोधी जो गठबंधन है, भाजपा विरोधी गठबंधन, उसको भी एक बड़ा झटका लगा है। इसलिए अभी अरविंद केजरीवाल को बिहार से राजद का भी परोक्ष समर्थन था और आपने तो खुलकर किया था, इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। तो दिल्ली में भाजपा जीत गई। अब इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होगा, वहाँ क्या होगा? दिल्ली का तो नतीजा सामने आ गया, अब बिहार में क्या होगा? इसलिए इस साल 2 ही चुनाव होने हैं 2 राज्यों में, तो यूपी दिल्ली में हो गया और बिहार में अब क्या? फिर यहाँ अभी तो डबल इंजन की सरकार है। एक चुनाव जो कहिए 2015 का, जिसमें कि महागठबंधन की जीत हुई थी, आपको याद होगा, तब राजद और जदयू साथ था, तो भाजपा को सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं हुआ था। बाकी तो फिर एनडीए की ही सरकार रही, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे और उनके सहयोगी बदलते रहे। जो विपक्ष में बैठता था सत्ता पक्ष में, वो विपक्ष में जा बैठता था और विपक्ष वाला सत्ता में आ सकता। अब मौजूदा विधानसभा में यही ना हुआ। ये तीसरी सरकार है मौजूदा विधानसभा में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। अब इस साल जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे तो समूह की निगाह टिकी है कि क्या फिर वो दिल्ली की जीत, जो शानदार और ऐतिहासिक जीत हुई है भाजपा की, वो फिर बिहार में भी फिर से अपना इसको दोहराएगी। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है। देखिए, जहाँ तक कि सरकार के काम और साख का सवाल है, तो नीतीश कुमार की साख पर तो अभी भी कोई सवाल नहीं उठता है। साख बेदाग ही कहिए, और काम भी इस सरकार करती रही है। पिछले चुनाव में तो तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाया था और वो क्लिक भी किया था। एक परिस्थिति भी थी, खास करके चिराग पासवान का इफेक्ट था। जो चिराग पासवान भाजपा के हनुमान बने रहे, नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहे और नीतीश कुमार को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसका असर भी हुआ। तो इस बार तो अब चिराग पासवान भी साथ हैं, जीतन राम मांझी भी साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं, और जदयू बीजेपी तो साथ है ही। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ तो नीतीश कुमार की सरकार का काम और साख पर सवाल विपक्ष को नहीं उठा पा रहा है, और नौकरी और रोज़गार के मसले पर तो जो तेजस्वी कहते रहे कि भाई 17 साल बनाम 17 महीना, तो उस नौकरी वाले देने फ्रंट पर तो अब नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव तक हम 12 लाख नौकरी देंगे। हमने 10 लाख का वादा किया था, तो अब 12 लाख की और उससे अधिक नौकरी देंगे, और रोज़गार का भी लक्ष्य उसी हिसाब से और बढ़ गया, बढ़ के हम पूरा करने जा रहे हैं। तो अगला चुनाव में फिर मुद्दा होगा क्या? देखिए, एक है तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि वह नीतीश कुमार की सेहत, वो अभी शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अब वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अब होश में नहीं रहते हैं। कुछ रिटायर्ड नौकरशाह आईएएस अधिकारी और कुछ चंद नेता उनके इर्द गिर्द वही राज चला रहे हैं। अब वो तो डीके टैक्स और डीके बॉक्स की बात करते हैं कि राज कोई यहाँ डीके टैक्स पर सरकार चल रही है। मतलब नीतीश सरकार पर जो भ्रष्टाचार की बात है वो इस रूप में वो कहते हैं कि कभी कौन है डीके, ये भी हम बाद में बताएंगे, खुलासा करेंगे इसका समय आने पर। तो एक तो ये है कि नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार की गतिविधियां तो बड़ी है, वही लोग प्रगति यात्रा पर हैं, जिले में जा रहे हैं, कर ही गए थे वो जमुई, और सब जगह जाकर योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं, नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, और कैबिनेट से फिर लगे हाथ वो सारी योजना जो घोषणा करते हैं। अब तक जमुई छोड़कर जहाँ जहाँ गए सारी योजनाओं को, कोई 13,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की कैबिनेट से स्वीकृति दे दी है। मतलब जो वादा किया, जो घोषणा किया, उसे लागू किया, पूरा किया। नीतीश कुमार इस मामले में बड़े कंसस हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने और सभी सहयोगियों ने चुनाव लड़ने की ठान रखी है, घोषणा भी कर दिया है। तो बिहार में तो चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिर मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में?
अब एक बात तो जो विपक्ष कह रहा है, कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है, आज भी है चिंता की बात। इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार को जब पहली बार यहाँ सत्ता में आए तो सकारात्मक बदलाव लोगों ने देखा था, जिसको जंगल राज कहते हैं। जंगल राज से प्रदेश को मुक्ति मिली थी और यहाँ लोगों ने कानून व्यवस्था में बदलाव महसूस किया था। लेकिन हाल के वर्षों में निश्चित रूप से उसमें कुछ कमजोरी आई है। शासन के इकबाल, प्रशासन के इकबाल पर सवाल उठते रहता है, और ख़ास करके ज़मीन माफिया, शराब माफिया, ऐसे माफियाओं का जो बहुत चर्चा होती रही है, बालू माफिया, इसके लिए कानून बने भी कुछ नहीं है। अब यहाँ सुशासन के दावा की बात भी की जाती है। एक तो अब आप देख लीजिए ना भला, यही सब काम सरकार को, चुनाव का साल है, कानून व्यवस्था के सवाल पर तो निश्चित रूप से सख्ती दिखानी होगी नीतीश कुमार को। उसमें शिथिलता जो है, फिर जब लोगों के जान माल की हिफाजत का सवाल जब उठता है और उसमें कहीं सरकार कहीं शिथिल दिखेगी तो एक तो मुद्दा बनेगा ही। एक सवाल अभी देख लीजिए, जो चर्चा अभी करना मुनासिब में समझता हूँ। अब बिहार में वित्त विभाग का जो कामकाज है, वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी। अभी तो आए दिन रोज़ आप देखते हैं मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में साथ दिखते हैं। कहीं दिल्ली में, कहीं वो चुनाव में वोट मांग रहे थे, तो सत्ता में तो 2 डिप्टी सीएम हैं। अब बिहार के वित्त विभाग का कामकाज देख लीजिए। पिछले 3 महीने से जो 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं और 8 लाख टोटल कर्मचारी अभी वर्किंग हैं शिक्षक सहित, उनको 2-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। सचिवालय के कर्मचारियों को 1 तारीख तक वेतन मिल जाता था, वो नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? ऐसा नहीं है कि सरकार दिवालिया हो गई है, एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, और सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है वो सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम है, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। अभी पिछले महीने 27 तारीख को ही सम्राट चौधरी ने कहा था कि 3-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब आज तो 8 फरवरी हो रहा है, अभी सब दुरुस्त नहीं हुआ। ये भी एक देख रहा हूँ मैं, एक दैनिक अखबार ने इसको बहुत प्रमुखता से आज बात ये परोसा है कि आखिर क्या हो रहा है बिहार में। भाजपा सिर्फ सत्ता सुख भोगने में लगी है क्या, और उसके मंत्री और नेता, ये भी देखना होगा। अब भ्रष्टाचार तो है इस सरकार में, इसको कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे कि हम भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस हैं, लेकिन इसे नीचे से ऊपर तक जिसको आप कह सकते हैं, चाहे वो निर्माण कार्य विभाग हो, आप देखिए ना कई IAS अधिकारी संजीव वंश की गिरफ्तारी किन कारणों से हुई है। जहाँ छापा पड़ता है वहाँ करोड़ों की कमाई सामने आती है। अभी एक DO के यहाँ छापा पड़ा तो करोड़ों की कमाई सामने आई। इसी तरह से इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ा तो वही होता है। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ सच पूछिए उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, ये तो आप कह सकते हैं। फिर उसी तरह से कानून व्यवस्था का सवाल है। कुछ पेन देने वाली भी योजना नीतीश जी ने शुरू कर दी, वो चाहे वो ज़मीन सर्वे का मामला हो, स्मार्ट मीटर का मामला, ये सब है इशू। लेकिन चुनाव का मुद्दा क्या बना है? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की सेहत और उनका स्वास्थ्य, इस बार चुनाव का यही कहकर तेजस्वी इस बार वोट भी मांग रहे हैं। अपनी पार्टी को उन्होंने सशक्त किया है, संगठित किया है, और उनके लिए अब इस बार मुद्दा होगा ये कि वो मुख्यमंत्री क्या स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। आखिर निर्णय कौन ले रहा है? तो कहा जा सकता है कि CM का स्वास्थ्य और उनकी उम्र तो एक चिंता का विषय है ही। अब फिर आगे दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है, तो ये डबल इंजन की सरकार को फिर सत्ता में आने की चुनौती है। तो काम के सवाल पर जो मैंने आप कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सत्ता चली गई और वहाँ भाजपा को 27 साल का वनवास समाप्त हो रहा है, तो बिहार में तो भाई अभी जो स्थिति दिखती है वो NDA की तुलना में विपक्ष को ही ज़्यादा चुनौती मुझे दिख रही है। अभी क्या अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं, यहाँ भी क्या कहा कि हर राज्य में देखिए चुनाव का मुद्दा अलग अलग होता है। दिल्ली में तो सब स्थानीय मुद्दा पर, पानी को लेकर के, सड़क को लेकर के, और ख़ासकर फ्री बीज आजकल एक चला है, मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली योजना। अब इस बार तो तेजस्वी ने भी घोषणा की है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे,
महिला माँ बहना सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, वृद्धावस्था पेंशन जो मिलता है 400 की जगह हम 1500 करेंगे। तो इस तरह से अब नीतीश कुमार भी निश्चित रूप से सत्ता में, उन्हें भी कुछ ना, दिल्ली में जैसे किया है ना, बीजेपी कई घोषणा की है, और फिर मुख्यमंत्री अभी जो जितनी घोषणा नहीं कर रहे हैं अपनी प्रगति यात्रा में, वो सबको पूरा भी करना है। देखिए 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये 28 मार्च तक चलने वाला है। इसमें बजट में भी कुछ नई बात की जाएगी, नई घोषणा होगी। जैसे अभी मैंने देखा कि पीरपैंती में थर्मल पावर स्टेशन की स्वीकृति दी गई है बिहार सरकार ने, केंद्र सरकार के भी सहयोग से हो रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री आने वाले हैं अभी इसी महीने, तो लगता है कि वो शिलान्यास करेंगे वहाँ, एक उनका कार्यक्रम। हालांकि वो किसान सम्मान समारोह को लेकर आ रहे हैं। तो बिहार में तो अभी कई बार ना आएंगे प्रधानमंत्री का कार्य। चुनाव का जो साल है, दिल्ली फतह हो गया तो अब बिहार में फिर फतह करनी है। तो सबों का ध्यान है कि अब बिहार में क्या होगा। बिहार में एनडीए में एकजुटता, खास करके जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की जो महत्वाकांक्षा होगी, सीटों की जो दावेदारी होगी, उससे निपटना। और फिर मौजूदा विधानसभा में अभी जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 80 सीट वाली, नीतीश कुमार हैं 44 सीट वाली, और लोजपा का तो कोई विधायक है नहीं। जीतनराम मांझी का 4 विधायक है और उपेंद्र कुशवाहा का भी कोई विधायक नहीं है। लेकिन सबको चाहिए, कम से कम 20 सीट मांग रहे हैं मांझी। चिराग के भी 5 एमपी हैं, उन्हें भी 35-40 सीट की दावेदारी होगी। और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दी है भाजपा, तो हार गए थे ना चुनाव लोकसभा का, तो 10 सीट तो कम से कम वो दावा करेंगे ही ना। तो फिर सीट बचती कितनी है? वो बची सीट में जदयू और बीजेपी को भी एकोमोडेट करना है। और संजोग से ये तीनों जो पार्टनर आए हैं अभी नए, ये तीनों भाजपा ही के माध्यम से आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान। तो मेजर शेयर तो बीजेपी लेगी, आपस में समझदारी भी होगी तो 44 की जगह कितना सीट जदयू लेगा। अब देखिए सीट का बंटवारा यहाँ सचमुच में एक थोड़ा ये भाजपा में अभी से तो खींचतान शुरू हो गया है, लेकिन अब सत्ता में वापसी एक चुनौती है यहाँ। और दिल्ली में तो जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि वहाँ काम और साख, तो काम की कमी तो नहीं है। काम के फ्रंट पर तो नीतीश सरकार के कार्यकाल में सब कुछ, बहुत कुछ हुआ है। सर की सूरत बदली है, अस्पताल बिल्डिंग बने हैं, हर ज़िले में सब कुछ हुआ है, ये सब तो हुआ ही है। और साख पर भी वो सवाल नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है वो एक बड़ी समस्या है। अब देखिए इस बार विपक्ष कौन सा मुद्दा नया उछालता है। नौकरी रोजगार का तो मुद्दा इस बार बहुत क्लिक नहीं करने वाला, उस फ्रंट पर नीतीश कुमार ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है। अभी तो कोई 2.5 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति हुई बीपीएससी के माध्यम से, फिर अभी 4th फेज में होने वाला है। स्कूल में सरकारी शिक्षक सब सरकारी कर्मी हो गए, ये सब तो हो ही रहा है काम। ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो रही है शिक्षकों की 1,90,000 का। तो इस सब फ्रंट पर वोट को साधने के लिए सरकार सब कुछ कर रही है। तो अब चुनाव का मुद्दा क्या होगा? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत, स्वास्थ्य, विपक्ष इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाएगा। अब भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था। तो ये आपको चर्चा दिल्ली चुनाव का नतीजा और बिहार में होने वाले चुनाव पर क्या होगा, इस पर आपसे चर्चा की हमने। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अरुण पांडे की बात इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।